व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के? सब बढ़िया, सब चकाचक। चलो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया था। एक साथ 2 चैप्टर लेकर चल रहे हैं। कोशिश करेंगे हर एक दिन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, और एक दिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लाइकवाइज हम लोग फटाफट वीडियोस अपलोड करें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वैसे छोटा चैप्टर है एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि हेलो अल्केन हेलो अरीन कंपैरेटिवली बड़ा चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नोमेनक्लेचर वगैरह बेसिक बातें सीख रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, बट ये एक छोटा अच्छा शानदार सुंदर सुशील संस्कारी घर पे अपनी माँ को दिखाने लायक चैप्टर है ये। चलो आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्नर अंकल की थ्योरी पढ़ ली थी और अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे एक बेसिक सी बात पढ़ना। पहले हम एक बेसिक बात पढ़ लेते हैं कि भैया केमिस्ट्री में 2 तरीके की सॉल्ट्स अवेलेबल होती है। एक होती है डबल सॉल्ट्स और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अब गाइस, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या होता है? दोनों ही सॉल्ट्स के अंदर, हमेशा ध्यान रखना, दोनों ही सॉल्ट्स के अंदर जो कैटायंस होते हैं और जो एनायंस होते हैं, cations and anions are present in a present. So cations and anions are present in a proper stoichiometric ratio. मतलब कोई सा भी सॉल्ट हो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो या डबल सॉल्ट हो, आपका कैटायन और एनायन एक प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के अंदर होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो कैटायन बहुत सारे, एनायन जरा सा, या एनायन के 2 एनायन है और कैटायन 12 है। नहीं, एक सिंपल रेशियो में, एक प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में, जैसे आपका NaCl में 1:1 है, देन आपका KCl में 1:1 है, CaCl2 के अंदर 1 कैल्शियम पर 2 क्लोरीन है तो 1:2 का रेशियो है। लाइकवाइज इसके अंदर आप लोगों को सब प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें डबल सॉल्ट की, इफ यू टॉक अबाउट योर डबल सॉल्ट्स, तो प्यारे बच्चों डबल सॉल्ट में अपन एक एग्जांपल लेकर इस चीज को पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। मान लीजिए आपके पास में कार्नालाइट है। कार्नालाइट हम लोग सब पढ़ चुके हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में। कार्नालाइट दैट इज KCl.MgCl2.6H2। अब इस सॉल्ट को देखो यहां पर एक पोटेशियम पर 1 क्लोरीन, 1:1 का रेशियो, एक मैग्नीशियम पर 2 क्लोरीन तो 1:2 का रेशियो, तो प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में है। लेकिन जैसे ही आप इसको इसके एक्वस फॉर्म में ले जाओगे, जैसे ही आप इस सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, ये अपने इंडिविजुअल कैटायंस और अपने इंडिविजुअल एनायंस के अंदर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। यानी इन डबल सॉल्ट यू विल ऑब्जर्व अ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्ट। एक सॉल्ट का आप पूरी तरीके से डिसोसिएशन यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आपको क्लियरली दिख रहा है कि KCl टूट चुका है, MgCl2 टूट चुका है। अच्छा, बच्चे बोलेंगे सर वाटर क्यों नहीं टूटा, वाटर सॉल्ट है क्या? और भाई तुम वाटर को वाटर के अंदर ही तो डिसॉल्व कर रहे हो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर के कुछ क्रिस्टल्स इस सॉल्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो जब ये एक्वस फॉर्म में जाएगा तो पानी लिक्विफाई हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। तो ये सब अपने एक्वस फॉर्म में चले जाएंगे और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो सच सॉल्ट्स which dissociates completely, ठीक है, आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। कोई परेशानी? एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, FeSO4.NH4 2SO4.6H2। अब अगर मान लो ये सॉल्ट दे दिया आपको, लगाओ दिमाग, क्या करोगे? सर Fe टूट जाएगा, डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा। सर 2 NH4 है तो 2 NH4 टूट जाएंगे पॉजिटिव फॉर्म में। सर 1 और 2 SO4 है तो 2SO4 डाई नेगेटिव वाला टूट जाएगा,
और आपका 6H2O पानी बन के पानी के अंदर मिल जाएगा, यानी जब ये अपने एक्वस फॉर्म में जाएगा तो ये इस हिसाब से टूटेगा। कोई परेशानी? जैसे आप इसको कार्नालाइट बोलते थे, इसको याद कर लीजिए, दैट इज योर मोहर्स सॉल्ट। ये आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में लेबोरेटरी लेवल पर करते हैं, बट अभी कोरोना के केस में क्या पता आपके स्कूल में करवाएं या नहीं करवाएं, बट इस सॉल्ट का नाम याद कर लीजिएगा, इट इज कॉल्ड एज मोहर्स सॉल्ट। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो गाइस डबल सॉल्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, डबल सॉल्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होती है। तो गाइस अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई व्हाट इज डबल सॉल्ट, तो आप बोलोगे डबल सॉल्ट इज अ सॉल्ट which dissociates completely when dissolved in water। पानी के अंदर जाने पर जो पूरी तरीके से टूट जाए, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए। सर सॉल्ट काय में डिसोसिएट होगा? भैया सॉल्ट बनता है कैटायन और एनायन से, तो ये पूरी तरीके से अपने कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा लकुड़िए ओ चल कुड़िए, चल कुड़िए नी चल चल मेरे नाल, तेरा मेरा मिलना ही डबल धमाल। जैसे डबल सॉल्ट वैसे डबल धमाल। चलो अगली बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे कि आपका रिलेशनशिप भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तुम उसको पसंद करते हो, तुमको पसंद नहीं करती, पर फिर भी तुम उसको पसंद करते हो। वो किसी और को पसंद करती है और वो भी उसको पसंद करता है। ठीक है, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो लाड लो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे मान लो आपके पास में एक सॉल्ट है K4FeCN6, K4FeCN6। अब अगर आप इसको एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व करोगे तो पोटेशियम तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद Fe और इससे जुड़ा हुआ CN6 है, ये अलग नहीं रहेगा। मतलब दिस कॉम्प्लेक्स आयन, यू विल ऑब्जर्व अ कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो सच सॉल्ट्स विच डू नॉट, समझ में आ रही है बात? salts which do not dissociates completely upon adding in water। वाटर में पूरी तरीके से ऐड करने के बाद या वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाने के बाद भी आपका कैटायन तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो एनायन है वो आपको कॉम्प्लेक्स दिखेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको एनायन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलेगा, कभी कभी कैटायन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलेगा। हम आगे चल के इस चीज को जरूर सीखेंगे, लेकिन अभी बस आप इतना याद कर लो दैट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद भी पूरी तरीके से नहीं टूटा। अदरवाइज आयरन को भी अलग हो जाना था Fe डाई पॉजिटिव के फॉर्म में, और 6Cn नेगेटिव अलग हो जाना था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आ गई? सो सच सॉल्ट आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको नोट करो प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये दोनों चीजों को? मैं कोई डाउट? अच्छा, जैसे एक सॉल्ट का और एग्जांपल बताऊं, जैसे एक सॉल्ट अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में और डिटेल में। ये सॉल्ट देखो NiCO4, ये पानी में जाएगा ना तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये होती है आपकी डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हमें डबल सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में आगे पढ़ना है। एंड सच कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और वी कैन से सच कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन्हीं कंपाउंड्स को आप लोग एक नाम और क्या देते हो? दे आर ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलो नोट कर लो, बढ़िया तरीके से लिख लो, ठीक है? पक्का?
चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर डबल सॉल्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें बस समझना था कि यार डबल सॉल्ट नाम की कोई चीज़ होती है। हमें इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से पूरे डिटेल में क्या काम करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना है। तो गाइस अब आप लोग हेडिंग डालें सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आप लोग यूज करने वाले हैं आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलो अब एक एक करके सारी चीजें बताना स्टार्ट करता हूं। उसके पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं K4FeCN6 का। भाई ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, मेरे प्यारे बच्चों को इजीली क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये लेकर चल रहा हूं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम, और इसको ऐसा भी बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम। अब ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ये वो मेटल होता है जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिल्कुल बीचों बीच होता है और जिससे ये लोन पेयर डोनर्स आकर अटैच होते हैं। सो दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? सेंट्रल मेटल एटम is an atom of a metal to which the lone pair donor species। अब यहां पर मैंने स्पीशीज क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर आप देखो ये CN है, CN एक तरीके का एटम नहीं है, इट इज अ आयन। और ये कैसा आयन है? नेगेटिवली चार्ज आयन है। और ये नेगेटिवली चार्ज आयन कैसा है? डायएटॉमिक। समझ रहे? तो यहां पर आपको स्पीशीज लिखना है, मतलब यहां पर ये लोन पेयर डोनर कोई एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। इसलिए आप स्पीशीज लिखो और आगे बढ़ो। तो टू विच अ लोन पेयर डोनर स्पीशीज आर अटैच्ड एंड forming a specific geometry, एक प्रॉपर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन भी करेगा। मतलब यहां पर ये जो आयरन जुड़ा है CN से, ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा कि आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई पड़ेगी। समझ रहे बात को? तो ये जो लिगेंड होते हैं ये हवा में नहीं अटैच हो जाते, ये जब जुड़ते हैं तो लोन पेयर देकर जुड़ते हैं और एक अच्छी खासी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड इज योर लिगेंड्स। गाइस लिगेंड्स का डिटेल क्लासिफिकेशन हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे। लिगेंड्स को अच्छे तरीके से क्लासिफाई करना, इनके नाम समझना, इनके नामों को लिखना, इनके चार्ज को पहचानना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इस कंपाउंड का, जो कि इस चैप्टर में हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉमेनक्लेचर, अगर वो सीखना है तो आपको सेंट्रल मेटल एटम से भी ज़्यादा फोकस लिगेंड्स पे करना होगा। तो व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स आर द स्पीशीज, लिगेंड्स आर द स्पीशीज। अब देखो स्पीशीज में मैंने क्या लिखा? दे मे बी एनायन, दे मे बी कैटायन, दे मे बी अ न्यूट्रल एटम और अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और अ ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम। ये कुछ भी हो सकता है। विच आर या विच डोनेट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स वो स्पीशीज है, लिगेंड्स वो स्पीशीज है जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब गाइज यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आपका जो CN है ये क्या है? आपका लिगेंड है। दिस इज योर लिगेंड। अब मेरे लाडले बच्चों एक बात समझना, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम नाम का जो चैप्टर था, वहां हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं
दे आर कंसिडर्ड एज लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो भिखारी होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर दे दो आलू ले लो, कांदे ले लो। हाँ, वैसे तो मैंने मिर्जापुर देख लिया है, और अपने मुन्ना भैया ऐसे करते रहते कुछ बैठ के, ले लो। अब वो तुम लोग जानते हो, अगर तुमने देखी होगी, तो मैं वो यहाँ बोल नहीं सकता। तो मैं नाना पाटेकर से काम चला रहा हूँ। तो लोन पेयर डोनर्स कौन है? जो लुईस बेस होते हैं। तो यहां पर लोन पेयर डोनेट कौन कर रहा है? लिगेंड्स। सो लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज लुईस बेस, एंड योर सेंट्रल मेटल एटम इज कंसिडर्ड एज लुईस एसिड। पहले जरा इतना नोट कर लो ताकि मैं रब करके आगे बढ़ सकूं। नोट करो। चलो, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े? पक्का? चलो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलो द्वारा, बहुत ही ज्यादा उम्दा प्रदर्शन। प्यारे बच्चों, तीसरी टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, बिल्कुल सीधा सा गणित है। आपके सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड्स ने घेरा हुआ है? द नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। याद करो, वर्नर थ्योरी में भी आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके Fe को Cn ने कवर किया हुआ, यानी यही लिगेंड है। कितने लिगेंड्स है? 6। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर, और हम लोग जानते हैं इसी को सेकेंडरी वैलेंसी भी बोला जाता है। तो स्टार बना के एक पॉइंट लिख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैन ऑल्सो टेल्स अबाउट the secondary valency of an central metal atom। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए अगली टर्म सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। देखो, यहां पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। समझ में आ रही बात आपको? सो द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम is combinedly called as coordination entities, is combinedly called as coordination entities। बोलो, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज ये सब हो गई। अच्छा, एक टर्म कुछ इससे बहुत मिलती जुलती है, जिसको बुलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक वर्ड इससे मिलता जुलता होता है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। प्यारे बच्चों, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? द स्क्वायर ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट इनसाइड विच द कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज का मतलब समझ ही गए हो, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम। द स्क्वायर ब्रैकेट इनसाइड विच द कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज आर प्लेस्ड। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जरा देख लो, ठीक है?
पक्की बात? जरा स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी जगह लगेगी मेरे को, स्क्रीनशॉट लो। चलो ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर कहां से आ गया? कुछ भी कहां छुपा बैठा है सलमान भाई? कहां है हमारा सलमान भाई? क्वेश्चन नंबर 6 प्यार, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ पॉइंट नंबर 6, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हल्का सा आपको पता है इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। गाइस क्या होता है, जब आपके लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं तो एक ज्योमेट्री को जन्म देते हैं, ठीक है? सो व्हेन लिगेंड्स, अच्छा यहां पर मैं जो लिगेंड्स की बात कर रहा हूं, मैं एक टर्म लिख रहा हूं, अभी बस इसको सीख लो, अभी बस इसको सीख लो क्या होती है। मैं लिगेंड से क्लासिफिकेशन में सिखाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो, यूनिडेंटेड का मतलब होता है एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसा आपको आगे देखने को मिलेगा कि एक लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। कुछ कुछ लिगेंड के पास तो 4-4 लोन पेयर डोनेट करके 4-4 बॉन्ड बनाने की ताकत होती है। अभी हम लोग यूनिडेंटेड की बात करेंगे, यानी कि एक लिगेंड एक लोन पेयर देगा। तो व्हेन लिगेंड्स आर attached to the central metal atom, it give rise to the geometry of the coordination compound, of the coordination compound, and it is called as कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। समझ रहे हो? मतलब ये जो ज्योमेट्री हो गई आपकी, जब आपका लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा और जुड़ने के बाद उसने क्या करा, उसने एक अरेंजमेंट ले लिया। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है स्पेटियल अरेंजमेंट। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? स्पेटियल अरेंजमेंट। व्हाट इज स्पेटियल अरेंजमेंट? स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब होता है स्पेस में, जैसा भी मान लो मैं खाली स्पेस में खड़ा हूं और मेरे से आके लिगेंड जुड़ गया, तो मैं ऐसा हो गया, तो अब ये क्या, ये आसपास मेरी खाली स्पेस है और ये मैंने ऐसा अरेंजमेंट ले लिया, तो ये मेरी ज्योमेट्री हो गई ये मेरा स्पेटियल अरेंजमेंट हो गया। समझ रहे हो? तो क्या होगा, जब कभी भी लिगेंड्स में सेंट्रल मेटल एटम से आकर जुड़ेंगे और एक स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर लेंगे, स्पेस में एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ले लेंगे, उसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखो बहुत सारे टाइप के कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होते हैं, वो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनके पास में 2 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। पहला अरेंजमेंट होता है स्क्वायर प्लेनर। पहला अरेंजमेंट क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये देखो ये जो बॉन्ड बनाया है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो सीख लो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। एरो का हेड उसकी तरफ होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और टेल उसकी तरफ होती है जो लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे तुम्हारा CN ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और तुम्हारा मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो एक लिगेंड यहां हो गया, एक लिगेंड यहां हो गया, एक लिगेंड यहां हो गया, एक लिगेंड यहां हो गया। ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर हो गया, एक प्लेन पर स्क्वायर बन गया, इसलिए स्क्वायर प्लेनर। सेकंड होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या बनेगा? ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, और एक लिगेंड यहां। दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हम सबको बचपन से पता है, साला कोई नई बात तो कर नहीं रहा है ससुरा। दूसरा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब तुम्हारा मेटल लिगेंड लिगेंड
लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड और लिगेंड। अब ये जो ज्योमेट्री बनी दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहां पर आपको कैसा अरेंजमेंट दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है फंडा? जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पॉज करके लिख लो अगर आप चाहो तो, फिर मैं इसको रब करके बाकी अरेंजमेंट्स बना देता हूं। चलो अब देखो एक अरेंजमेंट और। हाँ, एक अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, यहां पर तुम्हारा मेटल बीच में होगा, लिगेंड, 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 लिगेंड और एक लिगेंड यहां आ जाएगा। तो ये तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ये 4 स्क्वायर है और ये जो लिगेंड, ये वाला जो लिगेंड है ये ऐसा है, ये तुम्हारा मेटल है, इस मेटल से एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, तो 4 स्क्वायर बन गया और एक लिगेंड ऐसा ऊपर जा रहा है, तो वो चारों का ऐसा तंबू बन गया, मतलब तंबू जैसा हो गया। तो वो तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और एक और होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये कैसे बनेगा देखो, ये तुम्हारा मेटल हो गया, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां और एक लिगेंड यहां, तो ये तुम्हारा ट्राइगोनल बन गया और ये 2 लिगेंड बाय पिरामिडल सॉर्ट ऑफ हो गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलो इतना जल्दी से नोट करो, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो गया। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये सारी बातें आप घबराना मत कि सर आप तो बस सिंपल बता रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, टर्मिनोलॉजी। जरा इन चीजों से फेमिलियर तो हो जा मेरे प्यारे लाडले, मेरे गुलगुले। अभी हम इन चीजों के नाम को समझ रहे हैं कि कभी फ्यूचर में मैं लिगेंड बोलूंगा तो घबराना मत कि लिगेंड क्या है। अगर मैं आपसे बोलूंगा सेंट्रल मेटल एटम तो आप समझ जाना क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि बेटा मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया तो समझ जाना सर स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो समझ जाना कि भाई 6 लिगेंड है। समझ रहे हो? अब गाइस 7 टर्म जो आपको याद रखनी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, आप लोग सब जानते ही हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन हल्का सा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज द चार्ज प्रेजेंट, it is the charge present on the central metal atom when all the ligands and counter ions। अब सर ये काउंटर आयंस क्या भला है, क्या हो क्या रहा है ये ससुरा, साला एक वर्ड आता है दूसरा चला जाता है। सिखा रहा हूं अभी। बस ये देखो, charge present on the central metal atom when all the ligands and counter ions are removed along with their lone pair electrons। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये है K4FeCN6 और आपको बोला जाए कि इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का, हमको बाकी से बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक बात समझना कि ये लिगेंड्स है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये जो आयन जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये जो आयन जो आपने कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के साथ नहीं लिखा है इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। और काउंटर आयन क्या स्पेसिफाई करते हैं, उस एटम की, उस सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी। समझ गए? अच्छा अब देखो, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो
कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। आपने देखा ही होगा एक कंपाउंड जैसे KCN बनता है, NaCN बनता है, तो इसमें हमेशा इस पर +1 और इस पर -1 होता है। तो आप लोग ये बात तो समझ ही गए हो कि हमारा जो CN होता है उस पर -1 चार्ज होता है और भाई पोटेशियम पर +1 होता है। तो अब यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, तो हम लिखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस कितने लिगेंड्स हैं 6, एक लिगेंड पर कितना चार्ज -1 प्लस इससे ये भी जुड़ा हुआ है काउंटर आयन है भाई, प्राइमरी वैलेंसी है, ये वही वैलेंसी है जो आयोनाइज हो जाएगी। अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये तुम्हारा FeCN6 4 नेगेटिव अलग हो जाएगा और 4K पॉजिटिव अलग हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये सब अल्टीमेटली जुड़ी किससे है, तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम से। ये आयोनाइजेबल है, ये नॉन आयोनाइजेबल, लेकिन जुड़ी तो आयरन से ही है ना। तो ये हो जाएगा 4, पोटेशियम कितने चार्ज वाला होता है +1। अच्छा, क्या इस मॉलिक्यूल पर यहां पर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, मतलब ये न्यूट्रल है, तो इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू विल बिकम +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2। हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज मेंशन्ड, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज मेंशन्ड बाय रोमन नंबर। मतलब यहां पर आपको कैसे मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में 2, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, कोई परेशानी, समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब मैं थोड़ा आयोनिक फॉर्म में लिखता हूं, CO CN2 Cl2 -2। अब जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो हम लोग सब जानते हैं कि भाई कोबाल्ट को X मानना पड़ेगा, साइनाइड के 2 आयन्स हैं -1, वैसे इसको साइनो बोलते हैं, आगे सिखाऊंगा। क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन पर -1 और ओवरऑल -2, तो इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया x -2 -2 -2, x -4 इज इक्वल टू -2, तो इधर जाके हो जाएगा +2। तो क्या हो गया, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और कैसे इसको मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे कोबाल्ट के ब्रैकेट में लिखेंगे आप 2, जैसे आपने यहाँ पर आयरन लिखा था, और आयरन के ब्रैकेट में आपने क्या लिखा था, रोमन लैंग्वेज में, रोमन डिजिट्स में, रोमन नंबर में, मतलब 2 लिखेंगे, दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें चल रही हैं, थोड़ा बेसिक बना रहा हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मेरा आपका बेसिक बनाने का पहला मेजर टास्क है, फिर लिगेंड्स को क्लासिफाई करना, कौन से लिगेंड को क्या नाम देंगे वो हम नोमेनक्लेचर में सीखेंगे। आगे आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मजा आएगा, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, बेसिक बातें जब क्लियर होगी तब मजा आएगा। आगे बढ़े, चलिए लास्ट बात आज की क्लास की, फिर हम लोग इस चीज को खत्म करेंगे। अगली क्लास में फिर हम लोग लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे, लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे। मैं आपको लिगेंड्स के इतने सारे नाम लिखवा दूंगा कि साला बोर्ड एग्जाम वाला टकला हो जाएगा, लेकिन तुमको चमका नहीं पाएगा। हम यहाँ के राजा हैं, किंग ऑफ मिर्जापुर। तुम लोग बोलोगे अबे हम केमिस्ट्री के किंग है, किंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, किंग ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। साला तुम हमसे क्या बोल रहा हूँ चलो हमसे देख चलोगे, ऐसा बोलोगे आप केमिस्ट्री के पेपर को। ठीक है, चलो 8 पॉइंट, दैट इज होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ गाइस व्हाट इज दिस? प्यारे बच्चों एक बात समझना, मैंने अभी आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे थे। एक लिखा था K4FeCN6 और एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा था COCN2Cl2Cl2। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देख रहे हो कि सेंट्रल मेटल एटम से जो सारे लिगेंड्स जुड़े हैं, दे ऑल आर ऑफ सेम टाइप, सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं, ऑल आर साइनो।
लेकिन यहां पर आप देखो इस सेंट्रल मेटल एटम से 2 साइनो है और 2 क्लोरीन है। सो यहां पर हम लिखेंगे दैट देयर आर डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो प्यारे बच्चों वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और वो लिगेंड्स जिसमें वो कॉम्प्लेक्सेस, वो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे नहीं होते, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम से व्हेन देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैंने आप लोगों के साथ में सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली, पूरा डिटेल में हम लोगों ने आज बेसिक पढ़ लिया। अब गाइस एनसीईआरटी में तो एक पैराग्राफ है लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन का, एनसीईआरटी में एक पिद्दू सा टुच्चा सा एक छोटा सा लिगेंड का टेबल भी नहीं दिया है, पैराग्राफ दिया है, लेकिन मैं लिगेंड्स डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं बताऊंगा लिगेंड्स वो यूनिडेंटेड बाइडेंटेड क्या होता है, लिगेंड्स पर चार्ज कैसे होते हैं, लिगेंड्स न्यूट्रल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते तो उनका नाम क्या लिखना है, उनके नाम, फिर एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मतलब ढेर सारा क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे। मतलब अगला पूरा वीडियो हम लिगेंड्स को डोनेट करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में नॉमेनक्लेचर आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिगेंड्स के नाम अगर आपको आ गए तो आप नॉमेनक्लेचर की वाट लगा सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। फोड़ना है केमिस्ट्री को, ठीक है, बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ना है, पढ़ते चलो, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।